Good evening, everybody. So today's topic which we are going to study is VSEPR theory. ओके अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं VSEPR का, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, राइट? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ओके, वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल. ठीक है, वैलेंस शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए पेयर में होते हैं, जैसे कभी भी मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, जैसे क्लोरीन होता है तो इलेक्ट्रॉन्स आपको ऐसे पेयर में शो करता हूँ, लाइक दिस, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर बोलते हैं. तो अगर आउटर मोस्ट शेल में अगर आपके इलेक्ट्रॉन पेयर है तो उन इलेक्ट्रॉन्स के आपस में रिपल्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम चार्ज होते हैं, तो लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, राइट? तो आपस में जब दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको मिलते हैं तो आपस में इन इलेक्ट्रॉन्स के आसपास भी आपको एक रिपल्शन मिलेगा, राइट? तो आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच के रिपल्शन की बात हम करते हैं VSEPR थ्योरी में, which is known as valence shell electron pair repulsion theory, right? इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको लिखने हैं, राइट? मैं आपको एक बार बता के डिक्टेट कर दूंगा ताकि आप लिख लो. मैं आपको एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, फिर इसका नोट्स आपको भेज दूंगा, राइट? तो इसके कुछ पोस्टुलेट्स है. पोस्टुलेट्स मींस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंतर्गत, राइट? तो एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है ये मैंने आपको बताया कि आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं उनके आपस में अपने एक दूसरे के बीच में रिपल्शंस होते हैं. हम उनके बारे में यहाँ पे डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, राइट? तो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी, ओके, अगर हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर सराउंडिंग द सेंट्रल एटम रिपेल ईच अदर. आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल एटम मतलब क्या है. कोई भी अगर एक ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें आपका एक सेंट्रल एटम है, मतलब मान लीजिए आपके कंपाउंड है, सपोज हम मान लेते हैं CaCl2 आपका कंपाउंड होता है, राइट? तो CaCl2 अगर मैं बॉन्डिंग स्टाइल में लिखूं तो ये Ca होता है और दोनों तरफ Cl होता है. तो आप एक चीज देख सकते हो कि इसमें जो कैल्शियम है, दिस इज अ सेंट्रल एटम, ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल एटम. इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, सेंट्रल एटम मतलब एक ऐसा एटम जो बाकी सारे छोटे छोटे बॉन्ड से कनेक्टेड है, बाकी सारे छोटे छोटे एटम से कनेक्टेड होता है. सो इलेक्ट्रॉन पेयर विच इज सराउंडेड द सेंट्रल एटम रिपल ईच अदर एंड मूव सो फार अपार्ट. इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं, ओके, रिपेल ईच अदर and move so far apart from each other that there are no repulsions or there are minimum repulsions between the atoms. Okay, वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जब आपस में एक दूसरे के साथ रिपल्शन करते हैं तो वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं, और जब वो दूर होते हैं तो वो इतना ज्यादा रिपेल करते हैं, तब तक रिपेल करते हैं जब तक उनके आपस में वो रिपल्सिव फोर्स एकदम मिनिमम या जीरो नहीं हो जाता. So these electron pairs keep on repelling with each other until and unless the repulsion force is minimum or zero. Okay? और जब आपका repel each other until the force of repulsion is minimum or zero. ठीक है, और मिनिमम और जीरो तब तक रिपल्शन होगा. उसके बाद मान लीजिए कि एक बार इस पर्टिकुलर स्टेट में पहुंच गया जहां पे मिनिमम रिपल्शन या जीरो रिपल्शन हो रहा है, तो उस समय वो और रिपेल नहीं करेगा. वो और रिपेल नहीं करेगा तो उसने क्या, किस पर्टिकुलर स्टेट को रीच कर लिया है, देन
द कंपाउंड हैज मिनिमम एनर्जी। क्यों मिनिमम एनर्जी? क्योंकि जितना भी एनर्जी है वो एक दूसरे के रिपेल करते 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 अपनी एनर्जी को लूज कर दिया उसने। तो जो बचा हुआ कंपाउंड है, ओके, जब रिपल्शन फोर्स 0 हो जाता है, सो द कंपाउंड हैज मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी। मैक्सिमम स्टेबिलिटी, राइट। इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपस में रिपेल करते हैं तब तक जब तक कि आपका फोर्स ऑफ रिपल्शन मिनिमम या 0 नहीं हो जाता, और उस पर्टिकुलर समय पे योर कंपाउंड विल हैव मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये होता है फोर्स VSEPR थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट, राइट, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स है आपस में रिपल्शन करेंगे, और तब तक रिपल्शन करेंगे जब तक उनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन एकदम कम नहीं हो जाता या 0 नहीं हो जाता, राइट। और उस पर्टिकुलर समय पे कंपाउंड की मिनिमम एनर्जी होगी और मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी, राइट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी, राइट। नाउ कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, ओके, कि सेकंड पॉइंट में ये बोलता है shape of the molecules containing any two atoms, ओके। मैं ऐसे मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जिसमें 2 एटम्स होते हैं, ओके। शेप ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल containing any 2 atoms with a central atom, 2 atom with a central atom, ओके। 2 एटम विद अ सेंट्रल एटम का मतलब समझ जाओ कि ये आपका AB2 टाइप का कंपाउंड है। मतलब ये सेंट्रल एटम है A, आजू में एक बी एलिमेंट है और इस तरफ में एक बी एलिमेंट है, ओके। और ये सेंट्रल एटम है, दिस इज सेंट्रल एटम, दीज आर साइड एटम्स। तो कभी भी आपका ऐसा कोई कंपाउंड है जिसमें 2 एटम्स आपके सेंट्रल एटम से लिंक्ड होते हैं, तो उसका जो शेप होता है दैट इज लीनियर, दैट इज लीनियर, ओके। तो कभी भी ऐसा कोई कंपाउंड जिसमें आपके 2 एटम्स सेंट्रल एटम्स के साथ लिंक्ड है और आपका कंपाउंड कुछ इस टाइप का है, AB2 टाइप का, द शेप ऑफ दैट कंपाउंड विल बी लीनियर। लीनियर मतलब जो स्ट्रेट लाइन में आपका कंपाउंड होता है उसको हम लीनियर बोलते हैं, राइट। स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो लीनियर मतलब होता है इट विल हैव अ स्ट्रेट लाइन। तो ये जो आपका डिग्री होता है 180 डिग्रीज होता है आपका एंगल, राइट। सो दैट पर्टिकुलर शेप विल बी ऑलवेज लीनियर प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, ओके। नो लोन पेयर, विथ नो लोन पेयर। देखो लोन पेयर का क्या मतलब होता है पता है? कि अगर मान लो ए के पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए जो कि रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, तो इसको हम बोलते हैं लोन पेयर, ओके। देखो कंपाउंड फॉर्मेशन, हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 टाइप के होते हैं, एक जो बॉन्ड बनाते हैं ऐसा ऐसा, उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये बॉन्ड पेयर होता है। और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है सो द शेप विल बी लीनियर, याद रखो। और अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो वो बेंट हो जाएगा, ऐसा कुछ शेप हो जाएगा, ठीक है। अगर देयर इज नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये स्ट्रेट लाइन है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ऐसा कुछ बेंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा BAA, इसको बोलते हैं बेंट शेप, ओके। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो शेप आपका थोड़ा सा बेंट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ VSEPR थ्योरी, राइट। ये 2 पॉइंट्स। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। थर्ड पोस्टुलेट ऑफ VSEPR theory says for molecule containing 3 or more atoms, ऐसा मॉलिक्यूल, ओके, जिनके पास 3 और मोर एटम्स हैं linked to central atom, मतलब सेंट्रल एटम में ऑलरेडी आपके 3 या 3 से अधिक एटम्स अगर लिंक्ड है, ठीक है, तो ये याद रखना फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग 3 और मोर एटम्स, ओके, लिंक्ड टू द सेंट्रल एटम, सो दे विल हैव देयर शेप, ओके। तो अगर मान लीजिए कि 3 और मोर एटम्स हैं
linked to central atom, then they will have their respective shapes. उनके अपने respective shapes होते हैं. ओके तो आप एक चीज समझ लेना कि दो मतलब तीन या चार थ्री और मोर एटम्स में आप समझ लो कि सेंट्रल एटम का होना नेसेसिटी है, कंपलसरी है. ये याद रखो, कभी भी कोई भी कंपाउंड में एक सेंट्रल एटम ऐसा होता है जो बाकी सारे एटम्स से कनेक्टेड होता है. ये आपको रिमेंबर रखना है, राइट. तो अगर सपोज मैं एक ऐसा कोई कंपाउंड ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल AB3, मतलब ए आपका 3B से कनेक्टेड है, तो इसका कुछ शेप ऐसा होता है. दिस इज ए, ओके. बी आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, एक और बी यहाँ पे कनेक्टेड है, एक और बी यहाँ पे कनेक्टेड है. ओके तो ऐसा कुछ होता है, राइट. अगर मैं AB3 की बात कर रहा हूँ, 3 एटम्स अगर हैं तो इस टाइप का शेप बनाता है. और अगर मान लो 4 एटम्स होता है, AB4 टाइप का, तो इसका फिगर कैसा होता है. ये सेंट्रल एटम होता है, ऊपर में एक ब्रांच रहेगा, इधर पे एक रहेगा, नीचे में एक रहेगा और इधर पे एक. मतलब ये 3D स्ट्रक्चर है. इमेजिन करो 3D कैसा होता है. ये ट्राइपॉड की तरह होता है. आप लोग ट्राइपॉड देख सकते हो, ये मेरे पास एक ट्राइपॉड है, राइट. तो ये मान लो सेंट्रल एटम है यहाँ पे, तो एक आपका ये वाला भी है, एक आपका ये वाला भी है और एक आपका ये वाला भी है. ओके 3 तो हो गए, ठीक है. और चौथा होता है यहां से ऐसा ऐसा, राइट. ये समझ लो, ओके. तो एक ऐसा और 1 2 3 नीचे, लाइक दिस. ओके अब आप देखो इस चीज को, ये देखो 1 2 ये 3 लेग्स और ये चौथा, ये आपका AB4 टाइप का कंपाउंड होता है, राइट. तो ये AB3 का ये शेप होता है, AB4 का ये शेप होता है. मतलब कि अपने अपने जैसे जैसे आप नंबर ऑफ एटम्स जो सेंट्रल एटम से लिंक होते हैं बढ़ाते जाओगे तो शेप्स डिफर करने लग जाते हैं. इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर, इस शेप को बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर. और AB4 टाइप के शेप को बोलते हैं टेट्राहेड्रल. ओके दिस पर्टिकुलर शेप इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल, राइट. तो ये समझ जाओ कि 3 और मोर एटम्स हैं, सो देयर मस्ट बी अ सेंट्रल एटम व्हिच इज लिंक्ड टू ऑल अदर एटम्स, एंड फॉर 3 atoms linked to central atom, the shape is like this, which is called as trigonal planar. And for 4 atoms linked to central atom, your shape is like this, which is called tetrahedral, right. So this is the third postulate of BS-EPR theory. Okay, fourth postulate ये कहता है, if the central atom is, जो central atom है आपका, ठीक है, that is bounded by. अब एक चीज तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि सेंट्रल एटम के अराउंड बहुत सारे एटम्स ऐसे ऐसे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, दे आर बाउंडेड, राइट. सो इफ द सेंट्रल एटम इज बाउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, इफ द सेंट्रल एटम इज बाउंडेड बाय सिमिलर एटम्स, सिमिलर एटम्स का मतलब क्या है कि सेंट्रल एटम के अराउंड में सेम टाइप के अगर एटम्स होते हैं, राइट, सराउंडेड बाय सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सो द repulsions among the atom are similar. Repulsions are similar, okay, and the geometry of the compound, geometry of the compound is regular and the molecule is symmetrical. कितना बढ़िया बात बोला है, एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट है. कहता है कि ये आपका सेंट्रल एटम है. सपोज मैं एक एटम एक मॉलिक्यूल ले लेता हूं AB4, ठीक है. अब AB4 में मान लो कि एक सेंट्रल एटम है और इसके अराउंड में ऐसा मान लेते हैं कि एक बी इधर है, एक और बी इधर है, एक और बी इधर है, एक और बी इधर है. कंडीशन क्या बोलता है, सेंट्रल एटम इज बाउंडेड बाय सिमिलर एटम्स. मतलब सेंट्रल एटम के चारों ओर में सेम टाइप के अगर एटम्स होते हैं, तो भाई चारों में बी 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 है, तो चारों में सेम एटम्स है, तो जो रिपल्शन करेगा वो
इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो चारों तरफ सेम टाइप के रिपल्शन होंगे। ओके, रिपल्शंस विल बी सिमिलर। ओके, देखो अगर सेम टाइप के एटम हर तरफ में होते हैं तो आपका रिपल्शन फोर्सेस एकदम बराबर होते हैं। इसका जितना रिपल्शन फोर्स है इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा, इसका भी उतना ही होगा। एक मिनट के लिए सोच के देखो कि मैं सेंटर में हूं, मेरे को इस तरफ से कोई खींच रहा है, मेरे को इस तरफ से कोई खींच रहा है, और अगर मान लो दोनों सेम टाइप के एकदम, तो एग्जैक्टली क्या होगा, मैं अपने पोजीशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं करूंगा। क्यों? बिकॉज बोथ द एटम्स विल हैव सेम काइंड ऑफ एनर्जी। तो इस तरफ से जो मुझे जितना पुल कर रहा है उस तरफ से मुझे उतना ही पुल करेगा, तो मैं अपने नॉर्मल पोजीशन पे ही रहूंगा। बट अगर एक मिनट के लिए सोच के देखते हैं कि मान लीजिए कि एक के पास ज्यादा एनर्जी है, दूसरे के पास कम एनर्जी है, तो इस केस में क्या है, डिफरेंट एटम्स अगर होते हैं ना तो रिपल्शंस अलग अलग हो जाते हैं। तो रिपल्शन जब आपके सिमिलर होते हैं तो ज्योमेट्री इज रेगुलर। मतलब क्या होता है कि आपका जो शेप है कंपाउंड का वो एकदम रेगुलर शेप होता है। मतलब इस तरफ से ज्यादा, एक तरफ से कम, एक तरफ से डिस्टॉर्टेड, इरेगुलर नहीं होता है। रेगुलर शेप होता है कंपाउंड का, और आपका मॉलिक्यूलर सिमेट्रिकल होता है। मतलब आप इसको कैसे भी टर्न कर दो, आप टर्न करो, आपको एक जैसा ही दिखता है, इट इज सिमेट्रिकल, राइट? इफ द सेंट्रल एटम इज बाउंडेड बाई डिफरेंट एटम्स, मान के चलिए कि सेंट्रल एटम के अराउंड में डिफरेंट एटम्स है, मतलब कि सपोज हम मान के चलते हैं कि ये AB2C2 ऐसा कोई कंपाउंड है, राइट? तो यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, ओके, एंड लेट सपोज कि यहाँ पे C है और यहाँ पे C है, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंट डिफरेंट एटम्स है, तो A और C में C का रिपल्शन अलग होगा और B का रिपल्शन अलग होगा। So the repulsions among the atom will be different. Repulsions आपके different होते हैं, जिससे एक तरफ रिपल्शन ज्यादा होगा, दूसरी तरफ रिपल्शन कम होगा। तो कम ज्यादा के कारण the geometry of that particular compound will be irregular. आपकी ज्योमेट्री का जो शेप होगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा या इरेगुलर होगा, एंड द मॉलिक्यूल इज अनसिमेट्रिकल। वो आप जब टर्न करोगे तो अलग से पता चलेगा कि यार इस टाइप से टर्न करने पर अलग दिख रहा है, ऐसा टर्न करने पर अलग दिख रहा है। तो डिफरेंट एटम्स होंगे तो रिपल्शन एक जगह ज्यादा होगा, एक जगह कम होगा, जिससे ज्योमेट्री आपकी इरेगुलर हो जाएगी और आपका जो मॉलिक्यूल है वो अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। ना आपके पास जो रिपल्शंस होते हैं, रिपल्शंस 3 टाइप के होते हैं। ओके, सबसे पहला रिपल्शन होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिपल्शन। मैंने क्या बोला? लोन पेयर मतलब क्या होता है? विच डज नॉट टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। सो लोन पेयर का, लोन पेयर के साथ रिपल्शन एक टाइप हो सकता है। दूसरा टाइप का रिपल्शन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ। ठीक है, लोन पेयर का बॉन्ड पेयर के साथ भी रिपल्शन हो सकता है। और तीसरा टाइप होता है आपका बॉन्ड पेयर रिपल्शन विथ बॉन्ड पेयर। अब मैं आपको स्ट्रेट अवे एक बात बताता हूं, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस विच इज ऑलरेडी बिजी इन बॉन्ड फॉर्मेशन। जो बॉन्ड फॉर्मेशन में ऑलरेडी बिजी है तो वो वेला नहीं बैठा है, वो खाली नहीं बैठा है, ठीक है? तो उसका जो रिपल्शन होगा वो मिनिमम होगा, ओके, क्योंकि वो ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में अपनी एनर्जी लगा रहा है, तो वो उतना रिपेल नहीं कर पाएगा जितना लोन पेयर रिपेल करेगा। तो जहां पे लोन पेयर, दोनों जगह लोन पेयर है, उसका रिपल्शन सबसे ज्यादा रहेगा। सो लोन पेयर रिपल्शन विल बी, उसका रिपल्शन सबसे ज्यादा रहेगा। अब इसके बाद सेकंड में आते हैं। अब ये लोन पेयर खाली बैठा है, ये बहुत ज्यादा रिपेल करेगा, और ये बॉन्ड पेयर क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इन दोनों में बहुत ज्यादा रिपेल, मतलब इतना रिपल्शन तो नहीं होगा। सो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होता है वो लोन पेयर से कम होता है। और सबसे आखिरी में आता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ऑलरेडी दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी रहते हैं तो इनका रिपल्शन एकदम मिनिमम होता है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिपल्शन, ओके? ये आपका रिपल्शन का ऑर्डर है, राइट? कि लोन पेयर रिपल्शन इज द हाईएस्ट वन, ओके, देन फॉलोड बाय लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, then followed by bond pair and bond pair repulsions, okay? बोलता है shape of the particular molecule, okay?
कोई भी मॉलिक्यूल का अगर हमें शेप पता लगाना है, इफ वी वांट टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम। तो एकदम देखो, अगर मुझे पता लगाना है कि एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का शेप क्या है, तो सेंट्रल एटम के अराउंड में क्या क्या इलेक्ट्रॉन पेयर्स है मुझे पता होना चाहिए, चाहे वो बॉन्डिंग हो, बॉन्ड पेयर्स हो, चाहे वो लोन पेयर्स हो। इफ आई एम हैविंग द नॉलेज ऑफ bond pairs as well as lone pairs about the central atom, I can determine the shape of that particular molecule. So exact shape of the molecule is determined by the electron pairs around the central atom, right? तो जो भी आपका मॉलिक्यूल का शेप होता है, अगर सेंट्रल एटम के अराउंड में चाहे वो लोन पेयर हो चाहे वो बॉन्ड पेयर हो, अगर आपको दोनों के बारे में पता है तो आप शेप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। ओके